चर्चा थी कि अरुण साव ज़्यादा प्रबल दावेदार है, साहू समाज से आते हैं और साहू समाज का दबाव भी था भाजपा पे, चेहरे भी थे, पिछड़ा वर्ग के चेहरा। यशवंत, सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा, चूका कोई भी नहीं है जी। लोग सरनेम पढ़ना शुरू करेंगे, अग्रवाल शर्मा बोले, वैसी नाराजगी तेज होती जाएगी। जी जी जी। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग से आप छत्तीसगढ़ियावाद झलकना है इस मंत्रिमंडल में। मैं बार बार पहले भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि भैया इस सरकार से छत्तीसगढ़ियावाद की उम्मीद ना करें, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि भाई हम इस चीज का पूरा ख्याल रख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि टिकट बांटने में डॉक्टर साहब की चल गई, टिकट बांटने के बाद अब जो है सरकार बनाने से लेके उसमें भी डॉक्टर साहब की चल गई। विष्णुदेव साय के नाम पर डॉक्टर रमन सिंह की सहमति बनी है, प्रस्ताव वही लेके आए। विष्णुदेव साय मंजे हुए हैं, बेहद शांत, सरल, सहज उपलब्ध होने वाले हैं, इसीलिए ये इनका मतलब राजनीतिक जो एक बायोडाटा होता है जी बेहद मजबूत था अन्य सभी दावेदारों से। ओपी चौधरी साहब के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भैया ओपी चौधरी साहब क्यों नहीं बने? मेरे को जो समझ में आता है यशवंत, भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी राजनीति के कहीं ना कहीं शिकार होते दिख रहे हैं। कुल मिला के संकट तो है, सरकार में 13 ही देखिए, बिलासपुर संभाग में 6 जी है ना, 6 बड़े नाम हैं, 6 बड़े नाम है। रायपुर संभाग में 3 बड़े नाम है, दुर्ग संभाग में 2 बड़े नाम है जी, है ना, बस्तर में 3 बड़े बड़े लोग जीते हैं, सरगुजा में 5 बड़े जीत गए, 5 बड़े जीत गए। धर्म संकट है पार्टी के लिए। संकट स्थिति है कि लेकिन लोग रेणुका सिंह के नाम पर ये बोल रहे थे कि भाई रेणुका सिंह भी आदिवासी थी और महिला भी थी, मतलब पार्टी चाहती तो एक साथ 2 तीर पर निशाना साध सकते थे, महिलाओं को भी साध लेते और आदिवासी साध लेते, तो रेणुका सिंह क्यों नहीं? पर रेणुका सिंह एक्चुअली। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत और मेरे साथ हैं आलोक तिवारी जी, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं और इनकी बातें लगभग सच भी हो रही है लगातार, मतलब पता नहीं कौन सी भविष्यवाणी करते कैसे करते हैं। भैया ये बताइए, भविष्यवाणी इतनी सटीक क्यों हो रही है? नहीं, भविष्यवाणी नहीं है, एक्चुअल में विश्लेषण है सभी तथ्यों को, पुरानी चीज़ों को और छत्तीसगढ़ की राजनीति के मर्म को समझने की कोशिश होती है जी। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो आपको ज्ञान भी अच्छा मिलेगा। संगत का असर है। यस, बिल्कुल। आप उनसे राय लेंगे जी, उनकी बात समझेंगे, सुनेंगे, तब अपनी राय भी अच्छी बनेगी। बाकी 25 साल की पत्रकारिता है और बेशक अनुभव भी काम आता है जी। तो छत्तीसगढ़ को समझने का अपन लोगों ने जिस तरीके से कोशिश किया है, उसी का नतीजा है कि हमारी सारी बातें लगभग सब सटीक हो रही है जी। तो आगे भी कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को बेहतर से बेहतर कंटेंट। लोगों की डिमांड आ रही है कि लोकसभा चुनाव तक आप ये कंटिन्यू रखिए, जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग हो, वादा करते हैं कि अच्छा प्रयास होगा जी और लोकसभा में बेहतर नतीजा आएगा। बिल्कुल। तो कल तो चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय जी, पंच से सरपंच, सरपंच से लोकसभा विधायक, विधायक के बाद लोकसभा और अब जो है सीएम मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोगों के मन में सवाल है कि भैया अरुण साव कैसे कट गए, अरुण साव कहाँ चुक गए, ओपी चौधरी कहाँ चुक गए, इसके अलावा रेणुका सिंह का नंबर तो लग ही गया था, वो कहाँ चुक गई। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आलोक तिवारी जी देंगे कि आखिर विष्णुदेव साय ही क्यों फाइनल हुए। कल बैठक में डॉक्टर रमन सिंह का भी नंबर था, डॉक्टर रमन सिंह कहाँ चुक गए, तमाम विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा के जो मंत्रिमंडल है छत्तीसगढ़ सरकार में, कौन डिप्टी सीएम होंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकते हैं, किस संभाग से कितने नेता हो सकते हैं, पार्टी के लिए धर्म संकट क्या है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आलोक जी, सबसे पहले यही सवाल कि चर्चा थी कि अरुण साव ज़्यादा प्रबल दावेदार है, साहू समाज से आते हैं और साहू समाज का दबाव भी था भाजपा पे, चेहरे भी थे, पिछड़ा वर्ग के चेहरा। यशवंत, सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा, चूका कोई भी नहीं है जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजनीति को ले जाना चाह रही है उसका पूरा का पूरा प्रयास 2024 की लोकसभा है और दूसरा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे पंक्ति को बड़ी मजबूती से तैयार करने के मूड में है। उसका आपको सारा भाव अभी मंत्रिमंडल में भी दिखेगा जी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद कांग्रेस ने यहाँ पहला मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी के रूप में दिए और अजीत जोगी अपने आप को आदिवासी बताते थे। कांग्रेस ने दावा किया कि हम पहला मुख्यमंत्री आदिवासी के रूप में दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ आदिवासी जाति का मामला अजीत जोगी का विवादों में रहा और उसमें अंतिम फैसला कोर्ट का भी आ चुका है कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है। तो अभी शासकीय अभिलेखों में पहले मुख्यमंत्री
आदिवासी के तौर पर विष्णुदेव साय की जी नियुक्ति हुई है। जी सामाजिक संरचना छत्तीसगढ़ की ऐसी है यशवंत कि दबे जुबान से कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग इस बात को महसूस करता था कि इस वर्ग को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उपेक्षित किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को समझा। जी 29 आदिवासी सीटें हैं अपने जी छत्तीसगढ़ में, जिसमें लगभग लोग 17 सीट मेरा ख्याल है में बीजेपी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। जी और सरगुजा संभाग और बस्तर में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी सरगुजा तो क्लीन स्वीप हो गया, कांग्रेस क्लीन स्वीप वहाँ पे। पिछली बार सरगुजा के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था कि टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं थी जी। और चूंकि सारे बड़े नेताओं को सरगुजा में उतारा गया था, गोमती साय, विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम, सारे रेणुका सिंह, बिल्कुल तिवाड़ी भी जी। कुल मिलाकर के पब्लिक में मैसेज था कि इस बार सरगुजा संभाग की लॉटरी लग गई है, लगने वाली है और हुआ भी है। जी। विष्णुदेव साय कोई नए नवेले नेता नहीं है यशवंत जी। पहली बार 1989 में पंच बनकर वो अपनी राजनीति शुरू की। गांव के वार्ड के पंच 90 में निर्विरोध बगीचा के सरपंच बने, कोई चुनाव ही नहीं लड़े उनके खिलाफ में, है ना। उसके बाद तबकरा से पहली बार विधानसभा पहुंचे जी। ये मेरा ख्याल है 1990 से 98 तक 90 से 98 तक जी। वो तबकरा विधानसभा से विधायक रहे। मध्य प्रदेश का दौर था ये जी। तब से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे जी। 4 बार के सांसद रहे हैं, 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और पिछले समय जब उनको हटाया गया तो अरुण साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो आदिवासी दिवस के दिन की बात थी यशवंत, उसको लेके कांग्रेस ने बहुत हल्ला भी मचाया था कि एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी से उस चीज को झेला और आज विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव साय दरअसल दिलीप सुखदेव के बेहद करीबी रहे और विश्वास पात्र रहे यशवंत, उनके शिष्य बताते हैं। और डॉक्टर रमन सिंह से भी उनकी गहरी नज़दीकियाँ रही हैं और सभी वर्गों सभी गुटों को साथ में लेकर के 2 बार जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तो भी चले जी। 2019 में जब सबकी टिकट कटी थी तो इनकी भी कट गई थी। तो विष्णुदेव साय मंजे हुए हैं, बेहद शांत, सरल, सहज उपलब्ध होने वाले हैं, इसीलिए ये इनका मतलब राजनीतिक जो एक बायोडाटा होता है जी, बेहद मजबूत था अन्य सभी दावेदारों से जी। विष्णुदेव साय अगर की गई प्रोफाइल जब बनाया जाएगा तो विष्णुदेव साय अन्य किसी भी डॉक्टर रमन सिंह को छोड़ करके बाकी सब दावेदारों को पीछे छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ दिए। पर्सनालिटी बहुत अरुण साहू पीछे इसलिए रह गए यशवंत, ये अरुण साहू पहली बार विधायक बने हैं जी, पहली बार सांसद बने हैं जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। निश्चित रूप से साहू समाज का बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में है, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जी। सामाजिक समीकरण को बेहतर बनाया गया है इस पूरे उसमें। आप देखिएगा विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से हैं, ओबीसी से आप अरुण साहू जी को ले लीजिएगा, विजय शर्मा जो कवर्धा में मोहम्मद अकबर जैसे कद्दावर मंत्री को हराए, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और चूंकि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए एक बेहतर और सम्मानजनक हल जो निकाला गया वो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे निकाला गया है। संवैधानिक पद है, वो संवैधानिक पद है और प्रोटोकॉल में राज्यपाल के बाद का विधानसभा अध्यक्ष का स्थान है। तो मतलब मुख्यमंत्री से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रोटोकॉल में पावर और शासन चलाना मुख्यमंत्री को है, लेकिन विधानसभा के मुखिया जो है डॉक्टर रमन सिंह हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग को बड़े बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। लोग बोल रहे हैं कि टिकट बांटने में डॉक्टर साहब की चल गई, टिकट बांटने के बाद अब जो है सरकार बनाने से लेके उसमें भी डॉक्टर साहब की चल गई। विष्णुदेव साय के नाम पर डॉक्टर रमन सिंह की सहमति बनी है, प्रस्ताव वही लेके आए, प्रस्ताव लाए और अरुण साहू ने उसका समर्थन किया, अनाउंसमेंट भी वही किया। तो बेहद सद्भावपूर्ण वातावरण में विष्णुदेव साय के नाम पे सहमति बनी है और एक अच्छा मैसेज छत्तीसगढ़ में गया है, क्योंकि विष्णुदेव साय पे आज तक कोई एक दाग नहीं है यशवंत। इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोई आदमी है, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, इस्पात मंत्री रहे, लेकिन एक दाग विष्णुदेव साय के
राजनीतिक जीवन में नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी। तो आगे उम्मीद करते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को बेहतर परिणाम देंगे। बाकी अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो बहुत तगड़ा राजनीति इनकी विरासत में मिली है। इनके दादाजी सरदार स्वर्गीय भूतनाथ साय जी 47 से 52 तक मनोनीत विधायक रहे। आजाद मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ तो विधानसभा जी इनके जो बड़े पिताजी थे केदारनाथ साय जी, केदारनाथ साय जी जनसंघ के समय 1967 से 72 तक विधायक रहे। पुरानी पृष्ठभूमि है, संघ से जुड़े रहे हैं जी, काफी सक्रिय राजनीति में रहे यशवंत जी। उनके एक और बड़े पिताजी थे स्वर्गीय नरसिंह प्रसाद जी, 1962 से 67 तक विधायक और लेलुंगा से। उसके अलावा 1972 से 77 तक बगीचे के विधायक रहे। और एक चीज देखिए, एक बार सांसद भी रहे 79 में। 21 फरवरी 1964 जी विष्णुदेव साय जी का जन्म है जी, तारीख है। देश में जितने मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी 60 के पहले सब उसी के अंदर के। भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लाइन को पूरी मजबूती से बना रही है। कांग्रेस को ये चिंता का विषय है सब यशवंत। कांग्रेस के बाद जो सीनियर लीडर हैं वो अभी भी कुर्सी छोड़ने तैयार नहीं है। जो लोग एक और सवाल उठा रहे कि आईएएस थे, डॉक्टर थे, वकील थे, उन सबको पछाड़ते हुए एक 10वीं पास जो है सीएम बनने वाले लोग इनके शिक्षा पर बात कर रहे हैं। कल से लगातार ट्रोल भी कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन कवासी लखमा तो अंगूठा छाप आदमी है जी, मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहे, 5 बार विधायक, 5 बार के विधायक, फिर 6वीं बार जीते हैं। देखिए शिक्षा एक जरूरी जी उपक्रम है जी आदमी के जीवन को संवारने के लिए जी। विष्णुदेव साय वो जिस समय थे 12वीं पढ़ने लेना भी जी मतलब अपने आप में बड़ी शिक्षा होती थी जी। 12वीं का महत्व अभी भले ना हो, जो बायोडाटा हमारे पास है उसमें हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं है। हाँ, लोहेला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुराना मैट्रिक जी जो पढ़ ले वो उस समय का वो तो कॉलेज से भी आगे बराबर है। तो उस समय की शिक्षा और अब की शिक्षा में बड़ा अंतर है जी। तो उस समय जो जितना पढ़ लिया क्या परिस्थितियां थी उनके घर परिवार की वही जानते हैं जी। बाकी राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में गजब का बहुत लंबा समय काम किए हैं जी। कैबिनेट मंत्री रहे मोदी सरकार में जी, तो काम करने का अनुभव है जी और पहचान के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। ओपी चौधरी साहब के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भैया ओपी चौधरी साहब क्यों नहीं बने? मेरे को जो समझ में आता है यशवंत, भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी राजनीति के कहीं ना कहीं शिकार होते दिख रहे हैं। ओपी सीधे दिल्ली को साधने में सफल हो गए थे जी और जिस तेजी से उनका नाम आगे बढ़ रहा था जी, तो लोकल लीडरशिप को वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया ऐसा दिखता है मुझे जी। और इस चक्कर में ओपी चूक गए। लोग इसलिए बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम तो कम से कम ओपी चौधरी को बनाया जा सकता था। नहीं, वो अभी कैबिनेट में हो सकता है उनको स्थान दिया जाए, ठीक ठाक। कैबिनेट में मान लो नहीं देंगे तो आयोग को बहुत देखिए, सरकार आने के बाद किसी व्यक्ति को अगर सर्वशक्तिमान बनाना है तो सरकार के पास बहुत सारे उपक्रम है जी, आयोग है, मंडल है और भी निर्णय लेने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इनका उपयोग होगा। ओपी चौधरी प्रासंगिक हैं अभी भी जी। लेकिन लोग रेणुका सिंह के नाम पर ये बोल रहे थे कि भाई रेणुका सिंह भी आदिवासी थी और महिला भी थी, मतलब पार्टी चाहती तो एक साथ 2 तीर पर निशाना साध सकते थे, महिलाओं को भी साथ लेते और आदिवासी साथ लेते, तो रेणुका सिंह क्यों नहीं? पर रेणुका सिंह एक्चुअली काफी तेज तराट है यशवंत जी, और भरतपुर सोनत से भी जीती हैं वो, केंद्रीय मंत्री भी है। इसके पहले महिला बाल विकास मंत्री थी जी, तो कुछ विवादों में भी उनका वीडियोज आते रहे सोशल मीडिया पे जी। बेहद तेज तराट है जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा परहेज किया जी कि सौम्यता से सरकार जी चलाना है और मोदी की गारंटी को भी पूरा करना है जी। सबसे बड़ी चीज़ यशवंत, पिछले 5 साल में प्रदेश का जो खजाना खाली हुआ है, वित्तीय कर्ज जो बढ़ा है वो भी एक चिंता का कारण है जी। और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में निर्णायक काम करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। वो व्यवस्था कैसे होगी? अभी 25 दिसंबर को आपको पहले किसानों को 2 साल का बोनस देना है, महतारी बंधन जैसी महत्वाकांक्षी योजना मोदी जी की गारंटी में शामिल है जी। इन सब के लिए बहुत फंड लगना है जी, तो वो फंड कैसे अरेंज होगा जी, कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सब चिंता, कर्मचारियों को वेतन बांटना है समय पे,
जी, तो ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री का चयन किया सिलेक्शन किया गया। बिल्कुल, अब हम आते हैं मंत्रिमंडल पर चर्चा करते हैं, क्योंकि संभागवार अगर देखा जाए तो एक सीएम, 12 मंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष। बड़ा संकट है इस वक्त जी, लीड लाइन में एडजस्ट होने वाले सिर्फ 14 है, और लेकिन बड़े दिग्गज 19 जीत कर आ गए हैं। 19-20 लोग जीत के आए हैं जी, मुख्यमंत्री से 14 रहने हैं। जी, 14 रहने की 14 रहेंगे, 14, एक सीएम, 12 मंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। जी। तो विधानसभा अध्यक्ष को मिनिस्ट्री में नहीं जोड़ा जाता है, वो अलग रहता है। जी, कुल मिला के संकट तो है। सरकार में 13 ही रहेंगे। देखिए, बिलासपुर संभाग में 6 जी, है ना, 6 बड़े नाम हैं। 6 बड़े नाम है। रायपुर संभाग में 3 बड़े नाम है। दुर्ग संभाग में 2 बड़े नाम है, जी, है ना। बस्तर में 3 बड़े बड़े लोग जीते हैं। सरगुजा में 5 बड़े जीत गए। 5 बड़े जीत गए। धर्म संकट है पार्टी के लिए। संकट स्थिति है कि, तो मुझे लगता है कि कैसे इसको मैनेज करेगी। जातिगत समीकरण को भी बैठाना है। जातिगत भाई, समीकरण, आप आदिवासी पिछड़े वर्ग को तो साथ लिए, समान वर्ग को भी साथ लिए, जी, ओबीसी भी साथ लिए, एससी बचा है। जी, एससी वर्ग का बड़ा गुरुजी जीते हैं। 3 बड़े बड़े हैं। मोहिले साहब हैं, है ना, 11 बार चुनाव जीतने वाले हैं। जी, आपके दयाल दास बघेल गुरु जी हैं, खुशवंत आरंग से, है ना। तो सारे लोगों को मिनिस्ट्री में जी, लिए जाना। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार जीत कर आए चुनाव हैं। जीते हैं लगातार। उनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, उनको मिनिस्ट्री देनी ही पड़ेगी आपको। जी, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये संगठन के लोग बैठकर तय करेंगे। जी, जो मैं नाम बताता हूँ, बिल्कुल, बिलासपुर समाज शुरुआत करते हैं। अरुण साव, जिनको तय कर दिया गया है। जी, डिप्टी अमर अग्रवाल, है ना, लखीराम अग्रवाल जी के बेटे हैं। उनको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष रहे, इनको भी रखना ही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़ा पोर्टफोलियो वो है, जी, प्रोफाइल है। जी, धर्मलाल कौशिक, ओपी चौधरी जी हैं। जी, ओपी चौधरी को भी रखना ही पड़ेगा। धर्मजीत सिंह का ये हो सकता है कि वो कांग्रेस से आए हैं, जी, अभी एक विधानसभा उपाध्यक्ष जी बनाना है, तो हो सकता है कि धर्मजीत जी को सम्मान दिया जाए कि जी, उपाध्यक्ष बना दिया जाए, है ना। पुन्नूलाल मोहल्ले हैं, 7 बार विधायक, 4 बार सांसद। अजय चंद्राकर को भूल कैसे सकते हो आप, बड़े तेज तर्रार नेता हैं। जी, मिनिस्ट्री में अगर अजय चंद्राकर रहेंगे तो प्रशासन में कसाव अपने आप दिखने लगेगा, कसावट दिख जाता है। उनका डिपार्टमेंट भी बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सब राजेश मुड़त हैं, बृजमोहन अग्रवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि बृजमोहन और राजेश मुड़त में ही चुनाव होना है। जी, ये बृजमोहन को अवसर देंगे, राजेश मुड़त को हो सकता है कि बड़े आयोग में। लेकिन कल मैं जब उनसे सवाल किया मुड़ा जी से कि मुड़ा जी, मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री कहना सही रहेगा कि परिवहन मंत्री बोलूं, तो बोले मैं कार्यकर्ता हूं, मंत्री बनना मुझे वो नहीं है। हालांकि ये जो डायलॉग होता है बड़े बड़े जो नेता देते हैं, लेकिन चेहरे पे उनके एक झलक रही थी कि कुछ असंतोष है चेहरे पे, कि हो सकता है उनको पहले क्लियर कर दिया कि भैया इस बार मंत्री नहीं बन रहे आप। देखिए, भूपेश बघेल जी के समय 2018 में 68 सीट कांग्रेस जीत गई थी, सारे बड़े नेता जीते थे। मिनिस्ट्री बनाने की बारी आई तो छत्तीसगढ़िया समुदाय को महत्व दिया गया है। बिल्कुल, आप जैसे मिनिस्ट्री बनाओगे, नाम लोग सरनेम पढ़ना शुरू करेंगे, वैसे अग्रवाल, शर्मा बोले, वैसी नाराजगी तेज होती जाएगी। जी, जी, जी। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग से आप छत्तीसगढ़िया झलकना है इस मंत्रिमंडल में। मैं बार पहले भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि भैया इस सरकार से छत्तीसगढ़ियावाद की उम्मीद ना करें, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि भाई हम इस चीज का पूरा ख्याल रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद का मैं पक्षधर नहीं हूँ जी। मूल भाव का ध्यान छत्तीसगढ़िया सरकार के स्वरूप में होना चाहिए जी, ये मेरा कहना है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा उसकी बात है ना। दुर्ग संभाग में रमन सिंह साहब खुद जीते हैं, तो अब विधानसभा अध्यक्ष बनी गए हैं। दयाल दास बघेल पिछली मिनिस्ट्री में भी मंत्रिमंडल में रहे। दुर्ग जिले से कोई नहीं होंगे क्या? गृह मंत्री चुनाव हराने वाले ललित चंद्राकर हैं, गजेंद्र यादव हैं, 40,000 जीतने वाले वैशाली नगर तरीके से बोल रहे हैं। यशवंत, दुर्ग जिले में जो लोग जीते हैं, वो रिकेश हो, चाहे गजेंद्र यादव हो, चाहे ललित चंद्राकर हो, अहिवारा से गुरु जी, अहिवारा से दूसरी बार विधायक गुरु जी, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी। तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने गैप हो गया 1-2 बार का जी, तो 13 और 18 तक गैप हो गया, सीनियरिटी में नहीं माना जाएगा। पहली बार जीते हैं, निश्चित रूप से बड़े अंतर से बड़े लोगों को हराए हैं। गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री के परिवार को रिकेश से हराया है जी। गृह मंत्री को हराना छोटा मोटा काम था नहीं, वो ललित ने करके दिखाए। बोरा जी का स्थापित राजनीतिक परिवार है, उसको गजेंद्र ने निपटा दिया जी। तो इन लोगों को लगता है कि एक आध को संसदीय सचिव या मंडल आयोग में कोई अच्छी जगह इन लोगों को भी संभावना है। जो कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को मंडल दे करके खुश कर दिया था, तो यहाँ खुश करने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ तो संगठन का जो काम करेगा, जो पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगा,
और जो सरकार मोदी की गारंटी के लिए अपने को झोंकेगा वही काम कर पाएगा। ऋषिकेश ने काम शुरू कर दिया है, शपथ तो उन्होंने लिए नहीं, वो बोल रहे कि लोकसभा चुनाव में कैसे जीतना है, इसके लिए प्रशासनिक कसावट साथ में ग्राउंड पर काम दिखाना जरूरी नया है। लड़का है, उत्साही है जी, और काम करना जानता है, तो मेहनत कर रहा है। और लोग कमेंट भी कर रहे हैं उनके वीडियो में कि भैया ऋषिकेश से इनको मंत्री बनाया जाए, उनकी वर्किंग कल्चर बड़ा मजेदार है, बहुत बढ़िया लोग बातें कर रहे हैं। सभी की शुभकामनाएं थी, इसलिए वो आज इस मुकाम पे है। जी जी आगे भी अच्छा ही होगा। जी, तो मतलब थोड़ी संभावना है, कुछ संभावना है, लेकिन बड़ी संभावना नहीं है ईश्वर। जी, बड़ी संभावना जरूर नहीं है, बड़ी संभावना नहीं। दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास ने कहा है कि ललित चंद्राकर सिर्फ विधायक नहीं रहेंगे। अब गौरी जी को मालूम होगा, संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भी हैं, जी, तो हो सकता है कि मोदी जी कुछ कान में बोल दिए हों है ना। जी, बस्तर संभाग में 3 बड़े नेता है, 4 है वहाँ पे। देखिए, बस्तर संभाग की स्थिति ऐसी है, केदार कश्यप बलीराम कश्यप जी के बेटे हैं। जी बलीराम कश्यप जी का खुद का संबंध नरेंद्र मोदी से गहरा रहा। जी, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, छत्तीसगढ़ प्रवास में बस्तर जाते थे, तो बलीराम कश्यप जी के साथ स्कूटर में बस्तर का दौरा करते थे। बलीराम कश्यप के साथ, बलीराम कश्यप जी के साथ बस्तर की राजनीति को बलीराम कश्यप से उन्होंने समझा है। अपने भाषणों में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो वो केदार कश्यप बहुत मजबूत दावेदार हैं, संगठन में भी रहे, महामंत्री रहे। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यशन, ये जो बड़े नेता आपको लिस्ट में दिख रहे हैं ना जी, इन्हीं में से लोकसभा भी लड़ेंगे। अच्छा 6 महीने बाद जो लोकसभा होना है, अप्रैल 6 महीने नहीं बोलना चाहिए जी, 4-5 महीने बाद जो अप्रैल मई तक रिजल्ट। हाँ, यही बड़े नेताओं में से लोकसभा भी के प्रत्याशी रहेंगे। 19 हैं, 19 आप में 11 में अलग से कहीं से थोड़ी नहीं ले आओगे जी, आपको तो लोकसभा के 11 उम्मीदवार भी तो चाहिए जी, हो सकता है 11 में 7 यही हो, 5 यही हो। जो 11-9 सांसद जो भाजपा के हैं जी, जिन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन सांसदों का रहा है जी, जैसे राजनांदगांव लोकसभा, हाँ, पूरा नांदगांव, राजनांदगांव में एक डॉक्टर रमन सिंह, भावना बोहरा और विजय शर्मा को छोड़ दें जी, तो 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। खराब प्रदर्शन है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ठिकड़ा सांसद के ऊपर ही फूटना है जी। लेकिन एक नाराजगी तो है संतोष पांडे के लेके राजनांदगांव के बाकी कवर्धा छोड़ के। तो मैं नहीं जानता, मैं गया नहीं हूँ क्योंकि नाराजगी देखने नहीं, वो लोग बात बीजेपी के लोग बोलने लग गए कि भैया राजनांदगांव नहीं आते। 2018 में जब विधानसभा हारे थे, 2019 में शायद 10 सांसदों की टिकट काट दी गई थी। बिल्कुल, 10 सांसदों की टिकट काट करके सारे नए लोगों को टिकट दी गई थी। तो अभी जहाँ खराब प्रदर्शन किए हैं उन सांसदों को टिकट कटना है, तत्काल कटना तय मान लो जी, है ना। अब जो रेणुका सिंह जी को इस्तीफा दिलाए हैं जी, वो विधायक रहेंगी, मंत्री हो सकती हों जी, है ना। तो वहाँ सरगुजा लोकसभा तो कोई न कोई लड़ेगा ना, कोई लड़ना है, तो इन्हीं में से किसी को लड़ना पड़ेगा जी। रायगढ़ किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, गोमती साहब जी लोकसभा रही हैं, वो उनकी सीट भी अभी खाली है जी, उनको विधायक बना के थोड़ी रखेंगे। बस्तर में केदार बलीराम कश्यप का ही परिवार सांसद भी लड़ा, दिनेश कश्यप उनके बड़े भाई थे जी। तो इन्हीं में से लोकसभा का भी प्रत्याशी बनना है यशवंत। ऐसा ये हो सकता है कि जो मंत्री नहीं बनेंगे उनको एडजस्ट करेंगे लोकसभा के लिए। हाँ, कई जितने बड़े नेता हैं सब लोकसभा लड़ेंगे जी। अब ये साइलेंट एक मैसेज भी रहेगा कि भैया तुमको मंत्री नहीं बना रहे हैं। हाँ, सीधे बताया जाएगा कि आप लोकसभा की तैयारी कीजिए, लोकसभा की तैयारी करिए, 4 महीने बचे हैं, क्योंकि 11 की 11 सीट मोदी जी की चाहिए जी जी। तो बड़ा ये कुल मिला के सीन है ये। बिल्कुल, सरगुजा से 5 बड़े नाम है। कुल मिला के कहने का है किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है ना। अभी कुछ ना कुछ सबके लिए तय, मोदी जी की गारंटी है ना। सबके लिए संगठन में काम तय है जी। किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो किसी को सांसद बनाया जाएगा जी, है ना। जो सांसद बनेगा ऊपर जाके हो सकता है केंद्रीय मंत्री भी बन जाए जी। संगठन में फेरबदल की संभावना बता रहे, चांसेस है, संकेत है, और ये भी बता रहे कि ओबीसी को ही एडजस्ट करना है, होना है यशवंत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का ही हकदार होता है। वो है मतलब कॉन्सेप्ट है। अहिवार वाला टाइप पे नहीं हो सकते है ना, निर्मल कोसर टाइप का, जिला अध्यक्ष भी वही, मेयर भी कांग्रेस में, मेयर भी विधानसभा चुनाव भी वही जी। पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में व्यापक बदलाव आपको दिखेगा जी। कुछ एक जिला अध्यक्षों को भी बदला जाना है जी। और मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अरुण साव की जगह हमारे यहाँ के सांसद रहे विजय बघेल जी, अभी सांसद हैं, उनको विजय बघेल जी को जो संगठन की कमान दे सकते हैं, घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, जिनकी सरकार लाने में बड़ी भूमिका उनकी रही है, पत्र से पूरा। तो हो सकता है कि विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो। चुनाव भी लड़ सकते हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो अरुण साव लड़े थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो चुनाव लड़ने में कोई वो नहीं है, चुनाव भी लड़ेंगे। जिले के संगठनों में भी व्यापक फेरबदल
होने की आपको संभावना है। देखने मिलेगा। ठीक है। कांग्रेस में भी संगठन में फेरबदल दिखेगा यशवंत। अभी अपन बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनने वाले हैं, क्योंकि शायद उस पर बैठ के कल बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष के लिए। आज के लिए मेरा ख्याल है मंत्रिमंडल और बिल्कुल सीएम पर बातें हो गई। आखिर सीएम क्यों बने विष्णुदेव साय, अरुण साव और ओपी चौधरी कहाँ चुक गए, रेणुका सिंह कहाँ चुके, मतलब वो क्यों नहीं बन पाए, इस पर मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी हमारी बातचीत लगभग हो गई है। आपके हिसाब से बताइए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होने वाले हैं वो 12 नाम, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारी बातचीत कैसे लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जोहार।